बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर फैसल शफीक भट्ट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोर्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, ये मेरा 17वां ऑनलाइन लेक्चर है। इससे पहले मैं 16 ऑनलाइन लेक्चर्स ले चुका हूँ और इस 17वें ऑनलाइन लेक्चर में जो चीज़ आज हमने डिस्कस करनी है वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट टेम्पलेट है। स्टूडेंट, आपको याद होना चाहिए कि जब हम सॉफ्टवेयर प्लानिंग का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और उस चैप्टर में जब हम रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग के प्रोसेस में थे तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट टेम्पलेट का जिक्र आया था और उस टाइम मैंने आपको बताया था कि इस टेम्पलेट को मैं बिल्कुल अलहदा से आपको डिस्कस हम इसको बिल्कुल अलहदा से करेंगे, क्योंकि ये एक थोड़ा सा बड़ा टेम्पलेट है और इसका अलहदा से डिस्कस करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि थोड़ी सी इसकी इम्पोर्टेंस को बढ़ाया जाए, क्योंकि ये वही डॉक्यूमेंट है जिसको आपने 7वें सेमेस्टर में अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के पार्ट 1 के तौर पे यूनिवर्सिटी को सबमिट करवाना है। तो इसलिए आज हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट को आज हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसके कौन कौन से कंटेंट्स हैं जो कि हमने लाजमी तौर पे अपने फाइनल ईयर एफआईपी जो हम करेंगे उसके पार्ट 1 में हमने लाजमी लिखने हैं। तो आए स्टूडेंट्स, हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी जो कि बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले हम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट टाइटल है। डॉक्यूमेंट टाइटल से मुराद यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट का टाइटल है जिसकी आप एसआरएस लिख रहे हैं। फिर उसके कौन कौन से ऑथर्स हैं। डेफिनेटली ऑथर से मुराद ऑथर्स आप लोग खुद हैं। जिन स्टूडेंट्स ने प्रोजेक्ट लिया हुआ है यहाँ पे उन लोगों के नाम आएंगे, उनकी एफिलिएशन से मुराद ये है कि वो किस इदारे से, किस ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आप यहाँ पे कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद वा कैंपस लिखेंगे, एड्रेस, डेट, और अगर इस डॉक्यूमेंट का कोई वर्जन है तो वो वर्जन भी आप यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन के तौर पे डालेंगे कि ये वर्जन 2 है, वर्जन 1 है, वर्जन 3 है। ये जो भी वर्जन उसका बन रहा है उस डॉक्यूमेंट का, यहाँ पे आप उसकी डिटेल को लिखेंगे। फिर स्टूडेंट्स, हम आते हैं जो चैप्टर नंबर 1 हमने डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि 3-4 चीज़ें हैं जो कि इस चैप्टर नंबर 1 में हमने लाजमी तौर पे डालनी है। सबसे पहले है पर्पस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। अब स्टूडेंट्स, इस डॉक्यूमेंट को आपको देने का मकसद ये है कि ये बहुत यूज़र फ्रेंडली डॉक्यूमेंट बना हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो भी हेडिंग लिखी है उस हेडिंग के नीचे ही उसको डिस्क्राइब किया गया है कि उसके अंदर लिखना क्या है। आप देख सकते हैं कि पर्पस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। सो पर्पस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है, हम क्या यहाँ पे लिखेंगे। बेसिकली इट डिस्क्राइब्स द पर्पस ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड द इंटेंडेड ऑडियंस। यहाँ पे ये लिखना है, ये बताना है कि एसआरएस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट हम क्यों बनाते हैं। और जब हम स्टूडेंट्स प्लानिंग का चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने वहाँ पे बहुत डिटेल में आपको ये चीज़ डिस्कस करवाई थी कि हम क्यों इस डॉक्यूमेंट को बनाते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। फिर ये दोनों पार्टीज़ इस डॉक्यूमेंट को साइन भी करती हैं और फिर इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो चीज़ें लिखी होती हैं वो दोनों के लिए, दोनों पार्टीज़ के लिए, दोनों पार्टीज से मेरी मुराद एक वो ऑर्गेनाइजेशन जो सॉफ्टवेयर बना रही है और दूसरा जो कस्टमर है। जब दोनों पार्टी साइन कर देती हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर, इस डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो फिर ये एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है और फिर जो चीज़ इसके ऊपर लिखी हुई है वो लाजमी एज अ डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन आपने पूरी करनी है। तो पर्पस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट का ये है सिर्फ कि आपने यहाँ पे बताना है कि वाई वी डेवलप एसआरएस डॉक्यूमेंट, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, और साथ आपने बताना है कि इंटेंडेड ऑडियंस का मतलब ये कि आपकी प्रपोज ऑडियंस कौन कौन सी है जिसके लिए ये आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। उस ऑडियंस का बताएंगे जिन लोगों के लिए आप ये सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जो प्रपोज्ड ऑडियंस हैं जिन्होंने इस डॉक्यूमेंट या तो सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना है या इस डॉक्यूमेंट को देखना है। फिर स्कोप ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। अब स्कोप ऑफ दिस डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं कि डिस्क्राइब द स्कोप of this requirements definition effort introduces the requirement elicitation team। आपके पास elicitation टीम का मतलब ये है कि कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो कि रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग के प्रोसेस में शामिल हैं। अब आपके केस में या तो आप एक स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट होंगे या 3 स्टूडेंट होंगे, तो डेफिनेटली आप 2 या 3 जितने भी स्टूडेंट हैं वही इस टीम का हिस्सा होंगे और वही रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग के प्रोसेस में शामिल होंगे।
फिर आप बताएंगे कि आपके सिस्टम के कौन कौन से यूज़र्स होंगे, कस्टमर्स होंगे, सिस्टम इंजीनियर्स कौन कौन होगा आपके इस प्रोजेक्ट में, कौन कौन से डेवलपर्स होंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है, मैंने जैसा पहले बताया कि 2 या 3 स्टूडेंट आप होंगे, तो इसमें तमाम के तमाम ये जो रोल्स हैं, ये तमाम के तमाम रोल्स अनफॉर्चुनेटली आप खुद ही परफॉर्म कर रहे होंगे, क्योंकि आपके एफआईपी इतने बड़े नहीं है कि वो 10 12 25 30 बंदों पर मुश्तमिल टीम को दिए जाएं। अगर इतनी बड़ी टीम हो तो वहाँ पे फिर डेफिनेटली कुछ लोग रिक्वायरमेंट्स में होते हैं, कुछ आपके सिस्टम इंजीनियर्स होते हैं, कुछ डेवलपर्स होते हैं, कुछ टेस्टर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे जितने रोल्स हैं वो आपने खुद ही परफॉर्म करने हैं। तो यहाँ पे सारा जो रोल, जितने भी रोल्स डिफाइन किए गए हैं, सबके सामने आपने अपना ही नाम लिखना है। फिर ओवरव्यू की हम बात करते हैं। ओवरव्यू क्या आपको दे रहा है? बेसिकली इट प्रोवाइड्स अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द प्रोडक्ट डिफाइंड एज ए रिजल्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन प्रोसेस। जो रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन प्रोसेस आपने किया, डिफरेंट इंटरव्यूज़ किए हैं, जाके अपने यूज़र से मिले हैं, उसके नतीजे में जो चीज़ आप समझे हैं कि भाई हमें ये चीज़ बतानी है, उसका बहुत ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन आपने बताना है कि जो रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन प्रोसेस के बाद जो चीज़ आपकी समझ में आई है, वो आप बहुत ब्रीफली यहाँ पे उसका एक ओवरव्यू बताएंगे कि दिस इज़ द प्रोजेक्ट एंड दीज आर द रिक्वायरमेंट्स, जो कि हमें रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन प्रोसेस के बाद जिनका अंदाज़ा हुआ है। फिर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स बिजनेस कॉन्टेक्स्ट की। बिजनेस कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है? प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सरिंग द डेवलपमेंट ऑफ दिस प्रोडक्ट। अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स, आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे स्पॉन्सर नहीं कर रही होगी, क्योंकि ये आपका एफआईपी होगा। हाँ, अगर आपने कहीं से ये प्रोजेक्ट स्पॉन्सर करवा लिया है, वो आपको बजट दे रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर आप उस ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे नाम लिखेंगे जो आपको फंडिंग दे रही है। मे बी अगर आपने एचईसी से इसको स्पॉन्सर करवा लिया है, तो फिर एचईसी आपका स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन होगी, या अगर आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस से कोई प्रोजेक्ट लेके आ गए हैं, तो फिर अगर आप कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर हाउस अगर आपको कोई फंडिंग दे रहा है, तो फिर डेफिनेटली आप इस सॉफ्टवेयर हाउस के यहाँ पे नाम लिखेंगे। लेकिन अगर ये आपका अपना आइडिया है एफआईपी के तौर पे जो आप कर रहे हैं, और आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जो आपको इस प्रोजेक्ट को लेके चल रही है, तो फिर डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पे कोई भी स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, और यहाँ पे आपने अपना ही नाम लिखना होगा। स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं और आगे चल के जो इसको देखते हैं कि इसमें जो स्पॉन्सरिंग बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में दिस ओवरव्यू शुड इंक्लूड द बिजनेस मिशन स्टेटमेंट एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स। इसमें आप जो स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स और उसके जो मिशन स्टेटमेंट वगैरह हैं वो आपको लिखनी होंगी, और नॉर्मली ये चीज़ें जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो स्टूडेंट्स, ये आपका पहला चैप्टर होगा जो कि आपने अपने एसआरएस के टेम्पलेट में लिखना होगा। अगर दूसरे चैप्टर की तरफ आते हैं, तो दूसरे चैप्टर में देखें जो जनरल डिस्क्रिप्शंस हैं, जनरल डिस्क्रिप्शंस में जो 2.1 का आप देख रहे हैं प्रोडक्ट फंक्शंस, और प्रोडक्ट फंक्शंस में हमने क्या लिखना है कि डिस्क्राइब्स द जनरल फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोडक्ट विच विल बी डिस्कस्ड इन मोर डिटेल बिलो। यहाँ पे आपने जनरल फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम, जो फंक्शंस आपके सिस्टम ने परफॉर्म करना है, उनको ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखें इससे लिखा हुआ कि विच विल बी डिस्कस्ड इन मोर डिटेल बिलो। इनको आगे चल के आपने बहुत ज़्यादा उन तमाम के तमाम फंक्शंस को डिटेल में लिखना है, तो यहाँ पे ब्रीफली आपने जो भी फंक्शंस होंगे जो कि आपका प्रोजेक्ट कर रहा होगा, उनको आपने ब्रीफली लिखना है। फिर 2.2 आपके पास है सिमिलर सिस्टम इंफॉर्मेशन, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ दिस प्रोडक्ट विद एनी अदर प्रोडक्ट। जो आप सिस्टम ये नया डेवलप करने जा रहे हैं, आया इससे मिलता जुलता सिस्टम अगर कोई पहले से मौजूद है तो उसके बारे में बताएं, उसके फंक्शंस के बारे में बताएं, और उसका जो पहले सिस्टम बना हुआ है उसका आपके सिस्टम के साथ कोई रिलेशनशिप बनता है। अगर आप पहली दफ़ा कोई सिस्टम बना रहे हैं और कोई रिलेशनशिप नहीं बनता, तो फिर डेफिनेटली आप इस चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप कोई ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिसका रिलेशनशिप बनता है किसी पुराने सिस्टम के साथ, तो वो आपको यहाँ पर डिस्कस करना होगा, और उस पुराने सिस्टम की तमाम डिटेल्स को आपको यहाँ पे डिस्कस करना होगा। फिर हम बात करते हैं यूज़र करेक्टरिस्टिक्स की। डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ द यूज़र कम्युनिटी इंक्लूडिंग देयर एक्सपेक्टेड एक्सपर्टीज विद सॉफ्टवेयर सिस्टम्स एंड द एप्लीकेशन डोमेन। बेसिकली जिन लोगों ने आपका सिस्टम यूज़ करना है, ये उनके बारे में डिस्कस किया जा रहा है कि आपका सिस्टम किन लोगों ने यूज़ करना है, और उनकी सिस्टम को यूजेज के हवाले से उनकी कंप्यूटर की एक्सपर्टीज़ क्या है। क्योंकि देखें, अगर ऐसे लोगों के लिए आप सिस्टम बना रहे हैं जिनकी एक्सपर्टीज़ कंप्यूटर को यूज़ करने में बहुत कम है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली सिस्टम बनाना होगा। लेकिन अगर आप सिस्टम ऐसे लोगों के लिए बना रहे हैं जिनकी एक्सपर्टीज़
कंप्यूटर के साथ और दूसरे सॉफ्टवेयर को यूज़ करने में अच्छी है, तो फिर बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली ना भी आपका सिस्टम बना हो तब भी आपका काम चल जाएगा। फिर हम बात करते हैं यूज़र प्रॉब्लम स्टेटमेंट की। दिस सेक्शन डिस्क्राइब्स द एसेंशियल प्रॉब्लम्स करंटली कन्फ्रंटेड बाय द यूज़र कम्युनिटी। यहाँ पे वो तमाम प्रॉब्लम्स आपको लिखने होंगे जो यूज़र्स को आए हैं, जिसकी वजह से यूज़र ने आपको रिक्वेस्ट की है कि वो उसको आप नया सिस्टम बना के दें। तो जो जो इश्यूज़ पुराने या मैनुअल सिस्टम में कस्टमर को दरपेश आए हैं, वो तमाम के तमाम उन इश्यूज़ को आपने यहाँ पे डिस्कस करना है, उनको लिस्ट डाउन करना है। क्योंकि देखें, जब आप उसके प्रॉब्लम्स को पुराने जो इश्यूज़ को डायग्नोज कर लेंगे तो नए सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स लेना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं यूजर्स ऑब्जेक्टिव्स के। दिस सेक्शन डिस्क्राइब द सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड द रिक्वायरमेंट्स फॉर द सिस्टम फॉर द फ्रॉम द यूजर्स प्रोस्पेक्टिव। स्टूडेंट, अगर आप इसको यहाँ पे यूजर ऑब्जेक्टिव्स को छोड़ भी देना, उसकी वजह यह है कि जो तीसरा जो हमारा चैप्टर आ रहा है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के हवाले से आ रहा है, तो ये चीज़ बहुत डिटेल में वहाँ पे डिस्कस हो जाएगी। तो ये अगर 2.5 अगर आप छोड़ भी दें और इसको आगे चल के हम डिस्कस कर लें तो कोई इश्यू नहीं। और इसी तरह ये जो 2.6 है जनरल कंस्ट्रेंट्स को भी अगर आप यहाँ पे ना डिस्कस करें, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स का बिल्कुल एक अलग चैप्टर आता है जो कि आगे चल के हम देखेंगे। तो यहाँ पे 2.6 जो जनरल कंस्ट्रेंट्स की एक हेडिंग है, अगर इसको यहाँ पे आप छोड़ दें और ना डिस्कस करें तो कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें आगे चल के आ जाएंगी। स्टूडेंट, जो थर्ड चैप्टर बनता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है एसआरएस का, वो होता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। और यहाँ पे देखें, क्योंकि आप रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग के प्रोसेस को पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके होते हैं, अब आपने उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को जो कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, और इस चीज़ को हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हुए हैं जब हम सॉफ्टवेयर प्लानिंग को डिस्कस कर रहे थे कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, और कब हमारी जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो जो रिक्वायरमेंट्स अब तक हमें मिल चुकी हैं, अब उन रिक्वायरमेंट्स को हमने डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में एसआरएस के अंदर लिखना है। तो वो हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि कस्टमर ने डिमांड की हुई हैं और जिनका पूरा करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जिनको अगर हम पूरा नहीं करेंगे तो जो कस्टमर है वो सिस्टम लेने से इनकार कर सकता है। तो इसमें आप सबसे पहले देखें कि आपने तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट्स को 1 बाय 1 लिखना है। आप देखें, शॉर्ट इंपेरेटिव सेंटेंसेस स्टेटिंग हाईएस्ट रैंक्ड फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। हाईएस्ट रैंक का मतलब यहाँ पे यह है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होगी वो नंबर 1 होगी, फिर उससे जो कम इंपॉर्टेंस वाली होगी वो नंबर 2 होगी, फिर इस तरह आप डिसेंडिंग ऑर्डर में जो लेस इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स होंगे उनको लिखना शुरू करेंगे। तो जो पहली आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम होगी, और उसको लिखना कैसे हैं, ये 6-7 उसकी हेडिंग्स हैं जो कि आपने एसआरएस बनाते हुए हर रिक्वायरमेंट्स में लाजमी लिखनी है, और इसमें आपको थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, सोचना भी पड़ेगा। देखें, डिस्क्रिप्शन, अ फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिक्वायरमेंट। जो भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट आपने सिस्टम की ली है, जो पहली रिक्वायरमेंट है उसकी फुल डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, और उस डिस्क्रिप्शन को लिखते हुए जो इंग्लिश होनी चाहिए वो बड़ी स्पेसिफिक होनी चाहिए, उसके अंदर कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, क्लियर क्रिस्टल वो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। फिर सेकंड चीज जो उसमें लिखनी है, क्रिटिकलिटी। डिस्क्राइब हाउ असेंशियल दिस रिक्वायरमेंट इज टू द ओवरऑल सिस्टम। फिर आप ये बताएंगे कि ये करंट रिक्वायरमेंट नंबर 1 जो है ये कितनी इंपॉर्टेंट है ओवरऑल सिस्टम की इंपॉर्टेंस के हवाले से। अगर हम इस रिक्वायरमेंट को नहीं करेंगे तो सिस्टम पे इसका क्या इंपैक्ट होगा, तो उसकी क्रिटिकलिटी लिखती हैं। फिर आपने टेक्निकल इश्यूज को डिस्कस करना है। डिस्क्राइब एनी डिजाइन और इंप्लीमेंटेशन इश्यूज इन्वॉल्व इन सेटिस्फाइंग दिस रिक्वायरमेंट। ऐसा तो नहीं है कि इस रिक्वायरमेंट को इंप्लीमेंट करते हुए या इसको डिजाइन करते हुए आपको कोई इश्यू आए, अगर आ सकते हैं तो वो तमाम के तमाम इंप्लीमेंटेशन और डिजाइन के जो इश्यूज हैं उनको आपको यहां पे मेंशन करना होगा। फिर कॉस्ट और स्केड्यूल। डिस्क्राइब द रेलेवेंट और रिलेटिव और एब्सोल्यूट कॉस्ट एसोसिएटेड विद दिस इशू। अब देखें, आप इस रिक्वायरमेंट को इंप्लीमेंट करते हुए आपको कितनी कॉस्ट आएगी। स्टूडेंट्स, डेफिनेटली जो आपकी ये FIP है इसमें आपके साथ कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है।
हाँ, स्केजुअल लाजमी इन्वॉल्व होगा, और स्केजुलिंग के हवाले से मैं बहुत आपको सॉफ्टवेयर स्केजुलिंग के हवाले से मैंने 5-6 लेक्चर्स छोटे छोटे जो चंक्स में लिए थे, वो आप स्केजुलिंग की टेक्निक्स आप यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। मे बी आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि गैंट चार्ट आप बना लें, और एक गैंट चार्ट बनाने के बाद आप बता दें कि ये रिक्वायरमेंट होगी, उसकी स्टार्ट डेट ये होगी, उसकी एंड डेट ये होगी, और आपकी ये पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट इंडिपेंडेंट है या किसी दूसरे रिक्वायरमेंट पे डिपेंडेंट है। तो कम से कम आपको यहाँ पे ये तो काम करना चाहिए। या अगर आप एडवांस टेक्निक्स यूज़ करना चाहते हैं तो फिर PERT CPM आपके पास अवेलेबल है। लेकिन कॉस्ट अगर आपके पास नहीं है, कॉस्ट क्योंकि या तो आप कॉस्ट के मैकेनिज्म कोकोमो को कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल यूज़ करके कॉस्ट निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि आपकी इन FIPs में कॉस्ट का फैक्टर इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए कॉस्ट बेशक आप ना इन्वॉल्व करें, लेकिन स्केजुअल डेफिनेटली यू नीड टू इन्वॉल्व, बिकॉज ये हम पढ़ भी चुके हैं। और कॉस्ट को भी हमने कोकोमो को भी डिस्कस किया है, लेकिन चूंकि डायरेक्टली या कॉस्ट का इम्पैक्ट नहीं आ रहा, तो इसको हम बेशक आप ना डालें, लेकिन अगर आप डालना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। फिर हम बात करते हैं रिस्क की। और स्टूडेंट्स, आपको पता है कि सॉफ्टवेयर रिस्क मैनेजमेंट हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, और आपको बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की मैंने लिस्ट्स भी प्रोवाइड की थी रिस्क के हवाले से। फिर रिस्क मिटिगेशन पॉलिसीज को भी हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आपने डिस्कस ये करना है कि इस रिक्वायरमेंट को जो आपने यहाँ पे लिखी है वन में, इस रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करते हुए आपको किन किस्म के रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं। सबसे पहले आपने उन रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, फिर आपने उनकी मिटिगेशन पॉलिसीज डिस्क्राइब करनी है, उनकी प्रोबेबिलिटीज डिफाइन करनी है, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इस रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करते हुए कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, उनकी क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं, और फिर अगर कोई मिटिगेशन पॉलिसी अगर हो सकती है, अगर वो आप प्रपोज कर दें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम मिटिगेशन पॉलिसीज़ को भी सॉफ्टवेयर रिस्क मैनेजमेंट में डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको वो रिस्क मिटिगेशन पॉलिसी भी लिखनी चाहिए अगर ये रिस्क होता है। और फिर छठे नंबर पे है डिपेंडेंसीज विद द अदर रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे आपको बताना होगा कि ये जो करंट रिक्वायरमेंट है, इसका पिछली किसी रिक्वायरमेंट के साथ कोई डिपेंडेंसी मौजूद तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कोई पहली वाली रिक्वायरमेंट आप पूरी करेंगे तो तब ये रिक्वायरमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये डिपेंडेंसीज रिलेशनशिप हम नेटवर्क टेक्निक्स को जब हमने डेवलप किया था, तो हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, ये 1 बाय 1 जितनी रिक्वायरमेंट्स होंगी, इन 6-7 हेडिंग्स आप हर रिक्वायरमेंट के लिए लिखेंगे, और इस तरह आपका ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वाला चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होगा। और डेफिनेटली सिस्टम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होंगी, तो उसके साथ साथ ये आपका चैप्टर भी थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज मैं इस लेक्चर को यहीं पे रोकता हूँ। जो इस SRS टेम्पलेट की जो बाकी चैप्टर्स की डिटेल्स रह गई है, वो इंशाल्लाह ताला मैं आगे आने वाले लेक्चर में उसको डिस्कस करूँगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे, और आप जो इस कोरोना का जो इस मसले मसाइल से अल्लाह ताला आपको बचाए, और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। फ़ी अमान अल्लाह स्टूडेंट्स।